नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 3 सप्ताह का समय दिया है कि वह बताएं कि जो लोग अपराधी हैं, जिसमें एमएलए हो, एमपीस हो, क्या उन पर आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि क्या ऐसी कोर्ट्स बनाई जानी चाहिए जो एमएलए और एमपीस के केसेस का निवारण जल्द से जल्द करे। इसके अलावा कई और भी ऐसे इशू हैं जिसमें कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। और बड़ी बात यह है कि कोर्ट ये मानती है कि अगर कानून तोड़ने वाले ही कानून बनाते हैं तो कितनी विडंबना की बात है। 4 मार्च को इस पे सुनवाई होनी है और 4 मार्च को दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि कोर्ट ये कहती है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की सेक्शन 8 और 9 इस बात की तस्दीक करती है कि जिस एमपी एमएलए को 2 साल की सजा है वो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन बदकिस्मती की बात देखिए, 4th क्लास एम्प्लॉय अगर एक रात भी थाने में काट देता है, जेल में जाता है, तो उसकी नौकरी ताउम्र चली जाती है। तो देखिए कितना डिफरेंस है। और इसी को चैलेंज किया है। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की सेक्शन 8 और 9 को सीधे तौर पर चैलेंज किया गया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं तलवार लटक रही है। उन पे तलवार लटक रही है। 543 एमपीस में से 251 पर आपराधिक मामले हैं और 4732 एमपी एमएलए, फॉर्मर एमएलए या मौजूदा एमएलए जो हैं वो अभी भी उन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। तो कितनी विडंबना है कि आप कानून वो बना रहे हैं जो खुद कानून तोड़ रहे हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। अभिजीत जसरोटिया, डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। एडवोकेट तेजा सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। और इसके अलावा संदीप मिश्रा जी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। राकेश सिंह परमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत में तेजा सिंह जी से करूंगा। तेजा सिंह जी, कैसे देखते हैं ये 3-4 पीआईएल्स, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की गई हैं, जिसमें यह भी कहा गया कि कोई आपराधिक होता है, जो मुलविस पाया जाता है, वो अपनी पार्टी भी नहीं बना सकता और ना ही ऑफिस बियरर बन सकता है। क्योंकि ऐसे मामले भी आए हैं कि आपराधिक मामलों में मुलविस लोग नई पार्टी बना लेते हैं और अपने लोगों को चुनाव लड़ा लेते हैं, खुद भले ही ना लड़ते हो, पावर उन्हीं की चलती है। कैसे देखते हैं आप? देखें जी, ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई हैं और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन को 3 हफ्ते के अंदर अंदर जवाब देने के लिए कहा है, ये बहुत ही हेल्दी बात है और ये बहुत पहले होनी चाहिए। जिस तरह के इलेक्शन कमीशन ने अपनी उस लॉ में ये कहा है कि 2 साल तक अगर किसी को सज़ा हुई है तो वो इलेक्शन लड़ने के काबिल है। और जैसा कि आपने आगाज़ में ही बताया कि बदकिस्मती ये है कि छोटा मुलाजिम अगर 24 घंटे के लिए अंदर होता है वो नौकरी से सस्पेंड हो जाता है। अगर फिर उसके खिलाफ कुछ प्रूव होता है तो उसकी नौकरी भी चली जाती है। और ये लोग जो हमारे लिए कानून बनाते हैं, जो हमारे कानून इम्प्लीमेंट करवाने के लिए भी सक्षम हैं, उन लोगों पर ये कार्रवाई नहीं हो रही है। और बाज़ाब्ता इस वक्त ज़रूरत है, थ्रू आउट वर्ल्ड एक ऑर्डर बन रहा है, एक सोच उभर रही है कि पाक व साफ जो राजनीति है वो पाक व साफ होनी चाहिए और कोई भी दागदार आदमी राजनीति में नहीं आना चाहिए। और फिर कल इसी किस्म के दागदार आदमी 259 जो आपने कहा दागदार हमारे विधायक हैं, वो कल कानून बनाएंगे और कुदरती ये बट नेचुरल है कि वो कानून जिस वक्त बनाएंगे वो कोशिश ज़रूर करेंगे कुछ ऐसे फ्लाज उसमें रहें ताकि उनको प्रोटेक्शन मिले और उनका ये धंधा चलता रहे। जहाँ तक पार्टियों का तल्लुक है, पार्टियों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि पार्टियां भी जिस बंदे को कैंडिडेट खड़ा करते हैं उसके जो पॉलिटिकल इंसिडेंट्स हैं, क्रिमिनल इंसिडेंट्स हैं, वो बाज़ाब्ता उनका इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही उनको टिकट देना चाहिए। नहीं
तो कभी भी ये सियासी जो हमारा खेल है ये कभी भी साफ नहीं होगा और ये क्रिमिनल लोग जो हैं वो आगे आते रहेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अब की बार इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट से जवाब लेने के बाद एक बेहतरीन ऑर्डर पास करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी मजबूरी है, क्योंकि जो कुछ मुल्क में हो रहा है उस पर एक विराम लगना चाहिए। अभिजीत जी, जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हैं राजनीतिक तौर पर या अपनी पॉलिटिकल पार्टी के परिवेश में, वो हमेशा कहते हैं कि युवाओं को हम पार्टी में लाएंगे। आप इसको कैसे देखते हैं जो PIL दायर की गई और 3 सप्ताह का समय दिया गया, 4 मार्च को इसकी सुनवाई होगी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद जी। सबसे पहले बात तो आती है कि जो इन केस के लिए कह रहे हैं वो हमारे ही अश्विनी उपाध्याय जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अब कांग्रेस की विडंबना समझिए, कांग्रेस ने अपने समय में पिछले 60-70 साल में तो ऐसा कुछ किया नहीं और ना कभी करने की हिम्मत भी हुई। अगर कुछ ऐसा हुआ भी तो इनके आपस में ही मतभेद इतने थे कि कभी किसी ऑर्डर को फाड़ दिया गया और कभी कुछ कर दिया गया। तो मैं समझ सकता हूं कि आपकी क्या मजबूरी थी या क्यों इस तरह से आप देश को चलाते थे और क्यों आपने कानून के नाम पे जो खासकर इस देश ने कांग्रेस के हाथों में सफ़र किया है, मैं उसका ज़रूर आपके सामने आज आंकलन लगाना चाहूँगा। देखिए, अगर आपको याद होगा कि इन्हीं के 2007 की जो कैबिनेट थी उसमें 93 यानी कि नियर अबाउट 100 के करीब मेंबर पार्लियामेंट में थे जिनके अंदर 10 के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस थे उस समय। ये देश की विडंबना है। सज्जन कुमार जैसे लोग, अगर आपको याद होगा 84 के दंगों के अंदर जिन्होंने 100 रुपया और शराब की बोतल के ऊपर दंगे करवाए, और क्या हमारे सिख भाइयों की जो उत्पीड़ना हुई, जो गले में डालकर टायरों से जिन्हें जलाया गया, वो मंजर जब मैं सोचता हूँ तो मेरी रूह अंदर से कांप जाती है। बड़ा छोटा था मैं शायद उस समय, मेरे को तो इतनी समझ भी नहीं थी इन चीज़ों की, लेकिन आज जब मैं सोचता हूँ इस तरह के पॉलिटिशियन भी रहे हैं इस देश में जो एक बोतल और 100 रुपए दे देकर लोगों को और अपने ही भाइयों का कत्ल करवाते हैं। ऐसे लोग भी यहाँ पर रहे हैं। जगदीश टाइटलर जैसे लोग रहे कांग्रेस के। इन लोगों ने कानून की किस हद तक धज्जियां उड़ाई, वही नहीं जो भैंसों का गायों का चारा खा गए और पूरी दुनिया को दिखाते रहे हम क्या है क्या नहीं, वो भी कितने साल तक इसी कानून के हेर फेर को कर इम्यूनिटी लेकर और कब तक बचते रहे, ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये आती है, इसी देश के कानून के अंदर जिस हिसाब से इन्होंने अपने कंप्लायंस के अकॉर्डिंग जो फेर बदल रखे थे, उसका नतीजा ये रहा विनोद जी, बड़े दुख से कहना पड़ता है कि वो बीटा कराटे, वो शबीर शाह, वो यासीन मलिक, जिन्हें किसी ने नेल्सन मंडेला, किसी ने गांधी की उपाधि दे दी, और ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री उन्हें अपने यहाँ पर सुबह अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवाया करते थे, इसी कानून की आड़ में ये सब कुछ किया गया। अभी जो कानून में अगर आप देखेंगे लेटेस्ट जो बदलाव लाए गए हैं, जो किया गया है सब कुछ वो इसीलिए किया गया है ताकि कानून की चीज़ों को इनसे कोई बच ना पाए, और जो भी इंसान गलत नीयत के साथ या कोई भी इस तरह का ऑफेंस करता है वो कहीं पर भी ना बच पाए। इसके ऊपर पूरा काम किया जा रहा है। लेकिन 60-70 साल तक का हिसाब किताब कौन देगा? वो 60-70 साल जिन लोगों ने केवल और केवल कोर्टों के चक्कर लगाए, जो इंसाफ की इंतजार के अंदर दुनिया से भी चले गए, उन लोगों का इंसाफ कौन करेगा? और उन लोगों का हिसाब किताब क्या ये कांग्रेस देगी या आज कैटेगोरिकली मानेगी कि हमारी गलतियों के कारण इस देश के अंदर जो अराजकता फैली है उसका कारण अगर कोई रही तो यही कानून, यही कांग्रेस रही। चलिए, इस वक्त हमारे साथ अप्पू सिंह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से अधिवक्ता हैं। अप्पू सिंह, आई एम ऑडिबल फॉर यू? अप्पू जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? वेल अप्पू जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? I am audible? Appu Singh, I am audible? Because he's चलिए सीधे आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं अभिजीत जी ने। देखिए जी, डॉक्टर साहब ने टापू को एक तरफ छोड़ा और 70 साल की हमारी कमजोरियों को गिनाने में लग गए जी। लेकिन मैं डॉक्टर साहब से बड़े अदब के साथ कहूँगा जी, पिछले 10 साल से, अब 11वां भी शुरू हो गया है, बीजेपी की हुकूमत है। अगर हम कोई चीज़ नहीं कर सके, हमसे कुछ गलतियां अगर हुई, तो कम से कम इन 10 सालों में आप अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाएं कि इन राजनीति को साफ शफाफ करने के लिए इन 10 सालों में आपने क्या किया और आप आगे क्या करना चाहते हैं। हमें खुशी होगी अगर हमसे कोई गलती हुई, हम नहीं कर सके कम से कम 10-15 तीसरी बार अब मुल्क की बागडोर आपके हाथ में है और मैक्सिमम स्टेट्स में आपकी अपनी हुकूमतें हैं, और स्टेट लेवल्स पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी आपने कौन सा इनकलाब लाया है और कौन सा इनकलाब आने वाला है, उसके बारे में आप हमें बताएं। बाकी घड़े मुर्दे अखाड़ने में
कुछ नहीं मिलेगा। हमको इस देश की मौजूदा हालत को देखकर इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने किया है, सुप्रीम कोर्ट को एक साफ शफाफ कानून बनाना चाहिए और इस किस्म के लोगों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस से हों, बीजेपी से हों या किसी और पार्टी से हों। जब तक अंकुश नहीं लगेगा तो इस राजनीति का यही दशा चलती रहेगी और इसी तरह लोग सफर करते रहेंगे। अभिजीत जी, सवाल ये उठता है कि अपराध और राजनीति का एक बड़ा घनिष्ठ संबंध है, तो कहीं ना कहीं आपके भी एमएलएज हो, एमपीज हो, उन पर भी कहीं ना कहीं आपराधिक मामले हैं, तो आप कन्नी नहीं काट सकते। देखिए विनोद जी, अपराधीकरण जो सियासत का किया गया, ये किसके दौर में शुरू हुआ? अब ये कहते हैं कि पुराने गड़े मुर्दे निकालने, मैं पुराने थोड़ी ना, मैं कोई हिस्ट्री में कोई हड़प्पा कल्चर या मिसोपोटामिया की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ मैं। अभी ये 84 को हुए हुए तो अभी कितने साल ही हुए हैं, 40 साल भी नहीं हुए हैं, तो क्या उन लोगों का हिसाब किताब लेना, उनके बारे में पूछना गलत है? ये बीटा कराटे यासीन मलिक तो अभी 30 साल पहले ही इन्होंने हमारे एयरफोर्स के जवानों का खून बहाया था। ये कितनी पुरानी है? अभी 20-30 साल पहले ही हमारे कश्मीरी हिंदू भाइयों की कत्लो गारत की थी। कितनी देर पुरानी बात कर रहा हूं मैं आपसे? मैं कोई बहुत आपसे कोई मिसोपोटामिया में चला गया या मैं हड़प्पा कल्चर की बात कर रहा हूं? ये कहना तो गलत है। आप ये तो मानिए कि 60-70 साल तक आपने कभी ये जहमत ही नहीं की कि इस देश के कानून में किस तरह का बदलाव लाया जाए और क्या किया जाए। आपने तो यहां तक नहीं दी, जो अंग्रेज देकर गए उसी को आप आगे चलाते रहे। आज हमने इसको बदलकर आपके सामने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सब कुछ तो हम ही लेकर आ रहे हैं। लेकिन आप 60-70 साल क्या करते रहे? केवल कानून की उल्लंघना, केवल कानून को किस तरह से यूज किया जाए ताकि वो जगदीश टाइटलर जैसे लोग जो आपके मंत्री रहे हैं वो 20-20 साल तो उनको पता नहीं चला कि उन्होंने कुछ किया कि नहीं किया, और जब उनको सजा देने के भी समय आया तो तब तो उनका वैसे ही आखिरी इनिंग शुरू हो चुकी थी। मुझे लगता है कि जब डिले ऑफ द जस्टिस, डिनायल ऑफ द जस्टिस, कानून तो उसी समय ही इंसान को उसकी सजा मिलनी चाहिए। उस बेचारे का क्या जिसके साथ ये सब कुछ किया गया? हमें इस चीज को लेकर बड़ा संज्ञान लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन हमें कबूल करना चाहिए कि हमारी इच्छा शक्ति नहीं थी। हम इसी कानून को अपने भी हिसाब से यूज कर रहे थे, हम इसी कानून को अपने लिए यूज कर रहे थे। हमें इस चीज को मानना पड़ेगा इन चीजों को, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कानून, जब आप देश में 148 करोड़ का मुल्क है, लेकिन आपकी 60-70 की गलतियों के बावजूद भी अगर आप देखिए, आज भी अगर दो लोग आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं आई सी यू इन कोर्ट, फिर भी मेरे 148 करोड़ के मासूम हिंदुस्तानी हैं, वो आज भी इस देश के कानून के ऊपर यकीन करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता लगा है कि अब इस कानून के चलते हुए पूरा इंसाफ दिया जा रहा है लोगों को। यही कारण है कि बीटा कराटे शबीर शाह और यासीन मलिक आज किसी प्रधानमंत्री के साथ ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे, बल्कि सुबह उनको लाइन में लगकर उसी जेलों के अंदर वो जो प्लेट में पकड़कर उनको क्रिमिनल्स की तरह अपना खाना लेना पड़ रहा है। ये फर्क है आपके आप में और हम में। चलिए, अप्पू सिंह जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता। अप्पू जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आई एम ऑडिबल? जी विनोद सर, आई कैन हियर यू विनोद सर। बिल्कुल। ये जी, मैं जो सुन सकती हूँ। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट था 1951 का बना हुआ है, उसके सेक्शन 8 और 9 को PIL के माध्यम से चैलेंज किया गया है। Absolutely. मैंने शुरुआती रिमार्क्स में ये कहा था, कानून तोड़ने वाले ही कानून बना रहे हैं। तो क्या 1951 से लेकर के 2000, हालांकि ये PIL 2016 में दायर की गई है, ये लगा नहीं उनको कि 2 साल की सजा वाले इलेक्शन लड़ सकते हैं। 2 रात अगर चपरासी भी लॉकअप में रहता है तो उसकी नौकरी चली जाती है। यानी जो आपको कंफर्टेबल लगेगा वही कानून साज करेंगे। जी Vinod ji, this is very important to know that the breakers of law can't be the lawmakers, and the Supreme Court is very clear. देखिए, कोई भी दोषी सांसद हो या दोषी विधायक हो, उसको एब्सोल्युटली बैन करना चाहिए। मैं इसी संदर्भ में आर्टिकल 311 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके समक्ष रखूंगी। देखिए, आर्टिकल 311 टॉक्स अबाउट डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ द पर्संस एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटीज अंडर द यूनियन ऑफ द स्टेट। मान लीजिए हमने कोई कार्रवाई करनी है एंड परहैप्स वी वांट के एक पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट हमने कार्रवाई करनी है, सो वी स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स एज पर आर्टिकल 311। Once it is proven कि वो आदमी जो है he is found guilty, then perhaps he is debarred. अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस लेके गए हैं अश्विनी उपाध्याय जी, he took this matter in 2016, section 8 and section 9 of the People's Representative Act has been challenged। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी खूबसूरती से कहा है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग जो हैं वो राजनीति में नहीं आ सकते। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट एक बड़ी पर्टिनेंट चीज कही है दैट एट द एंड ऑफ इट, अगर 2 साल या उससे ज्यादा की अगर कोई पॉलिटिशियन सजा काटता है, द एम्बार्गो दैट इज क्रिएटेड ऑन हिम इज फॉर 6 years, मगर एक पब्लिक सर्वेंट के लिए जो है आपका अप्रोक्सीमेट जो टाइम दिया है, ही इज डिबार्ड फॉर 5 years।
देखिए इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए विनोद जी, आई हैव एब्सोल्युटली नो एंग्विश टुवर्ड्स दिस पिटिशन। मुझे लगता है अश्विनी उपाध्याय जी ने बहुत ही खूबसूरती का काम किया इस पिटिशन को आगे लाके, बियॉन्ड पार्टी लाइंस। इसमें जो हमारे एमिकस क्यूरे हैं उनके भी कुछ पॉइंट्स रखे गए और सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करी हैं इसमें। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने ये नोट किया है कि लोअर कोर्ट्स जो हैं वो काफी धीमी गति से काम करती हैं इन मसलों को लेके व्हेन इट कम्स डाउन टू द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। नंबर 2, वो ये कहते हैं एडजर्नमेंट्स आर रेगुलरली टेकन व्हिच हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। और नंबर 3, वो ये भी कहते हैं जो सीरियस ऑफेंसेस हैं, परहैप्स द एमिकस क्यूरे हैज मेड इट अ पॉइंट कि जो सीरियस ऑफेंसेस हैं वेयर द पॉलिटिशियंस हैव बीन फाउंड गिल्टी, उनके लिए तो एब्सोल्युटली दीवार होना चाहिए जी। मैं अभिजीत जी का एक स्टेटमेंट सुन रही थी, दीज आर माय लास्ट 2 पॉइंट्स व्हिच आई वांट टू पुट फॉर्थ। देखिए अभिजीत जी बोल रहे थे दैट एट द एंड ऑफ इट यू नो एक्सेप्ट फॉर द बीजेपी एवरीबॉडी इज प्योर एंड पायस। सो लेट मी you know put forth certain points of the ADR। ये अभी 2 दिन पहले ADR की एक रिपोर्ट आई है जिसमें वो कहते हैं इन द न्यूली इलेक्टेड दिल्ली असेंबली 31 MLAs फेस क्रिमिनल केसेस, उनमें से 16 MLAs जो हैं वो भाजपा के हैं। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई एम रीडिंग आउट, ADR की एक और रिपोर्ट आई थी मई 25, 2024 को। इस रिपोर्ट के तहत दे हैड कैलकुलेटेड कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने मैक्सिमम क्रिमिनलाइज्ड पॉलिटिशियन जो थे दे हैड यू नो फ्लाउटेड देम परहैप्स इन द इलेक्टोरल फ्रे। उसकी रिपोर्ट के हिसाब से बीजेपी टॉप्स द लिस्ट। द टोटल एज पर द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उन्होंने कहा कि 8,300 कैंडिडेट्स जो थे वो फ्रे में थे, उसमें से 1600 तकरीबन 1650 कैंडिडेट्स जो थे दे हैव क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट देम and BJP topped the list with almost over 150 you know those MPs who were conducting. Now the conspicuous of the cases, let us look at this judgment, let us look at this representation, this petition beyond party lines। आज हम politician के तौर पे नहीं, एक लीगल एक्यूमेन के तौर पे बात करते हैं। तो मुझे लगता है वेलकम द सुप्रीम कोर्ट्स यू नो डिसीजन दैट एट द एंड ऑफ इट अगर 3 हफ्ते के अंदर माननीय अप्पू जी आप बने रहिए। अभिजीत जी आपका जवाब दे रहे हैं। अभिजीत जी से रिप्लाई सुन लीजिए। अभिजीत जी से रिप्लाई सुन लीजिए। अप्पू जी अभिजीत जी से रिप्लाई सुन लीजिए। I'm finishing it up. Just two things I would like to respond. Center government और EC जवाब नहीं देती है, then perhaps Supreme Court has made it very clear that we'll go ahead. Let us look at it. अप्पू सिंह जी, अभिजीत जी आप बात का जवाब दे रहे हैं। जी अप्पू जी, जी अभिजीत जी। जवाब तो मैं से दूंगा आपको एक शेर से कि तुम्हें हमारी भी सुननी पड़ेगी या दोस्त, सिर्फ तुम्हारी नहीं चलेगी। हमें दुश्मनी मंजूर है पर गद्दारी नहीं चलेगी। अब आप एक चीज समझिए, द एफिलिएशन टू द पार्टी विच यू वर हैविंग एंड दोज पार्टीज, यू नो, देयर signboard was on Tihar jail, and I can very well understand why they were all found in Tihar jail more than they're in party office, and what would they crimes they have committed. And as a chief minister also, he used to help and favor certain people, and this story was not different with his council of ministers also over there. I can understand that you are biased in your opinion to some extent, but let me clarify one thing to you: the maximum tally of so-called criminal offences and criminal ministers were there with your this Congress, not with us. And talking about all these lines, I'm not going to enter into this thing कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. The thing is this, that we are clear, and the person who has really given this wake-up call is somebody from our party only. If you know his name and you have taken his name also, nobody from Aam Aadmi Party or Congress had the courtesy to do all these things. And Mr. Bhardwaj is from our with party. With only one line. So Number that is the thing. Abhijit So ji, you can understand. I can understand your affiliation with Aam Aadmi Party and the latest the things which you have faced in Delhi. So that's a quite a mind-boggling thing from you, and you are perturbed due to that. But let me tell you one thing: in Bharatiya Janata Party, we have got full respect for the law and the lawmakers both. So let me tell you one thing: nobody is going to get immunity from any sort of offences or any sort of crimes which he or she commits. Let me tell you one thing: may he or she may be Arvind Kejriwal or anybody else. Everyone, for everyone, the law of this nation is one. The law of this nation is one. May he or she be chief minister or anybody else in this country. That is let me clear. And the one who has given the wake-up call is not Ms. Appu Singh. He is from my party. Do you remember? The one who has given wake-up the call is from my party, not from your party. That's the difference between my party and your party.
चलिए No, वरिष्ठ no, no. पत्रकार We are वहां not से even जुड़ getting चुके into हैं। that. जी The जी difference is that we gave you have Come that on, 5% you are edge. categorically That's taking the all. name You of have BJP. 27 years तभी of तो मैंने turmoil. शेर से You शुरू have किया only ना 5% कि आपकी edge. दुश्मनी परमार मंजूर है वरिष्ठ पर पत्रकार गद्दारी वहां नहीं से चलेगी, जुड़ तभी चुके हैं। मैंने शेर राकेश सुनाया जी, आपको। इस जो समय दिया गया है 3 सप्ताह का, और जो कोर्ट में PIL दायर की गई है, बतौर पत्रकार आपका अनुभव क्या कहता है? यानी जो 2 साल तक अपराधी है, 2 साल की सजा जिसको है वो इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन एक चपरासी 2 दिन लॉकअप में रहता है तो उसकी ताउम्र नौकरी चली जाती है। कितनी विडंबना है। सर अंग्रेजी हमें भी बोलने आती है, लेकिन कार्यक्रम हिंदी में है तो मैं कोशिश यही करूंगा तो मैं हिंदी में ही बोलूं। हम हिंदुस्तानी, आप हिंदी में बोलना बोले जी, शिकायत नहीं कौच मानी बोले जाती है। राकेश सिंह जी, दिल खोल के हिंदी में आप बात की जाएगी, हिंदुस्तानी चैनल भी निसंकोच हिंदी बोले। का है। कुछ अंग्रेजों को मानने वाले लोग हैं मतलब हमारे बीच में, बट कोई बात नहीं, हम अभी भी पैनलिस्टों को ये हिंदुस्तान भ्रम ना जिंदाबाद हो की कि बात सामने करें। वाला आदमी अनपढ़ है, इसीलिए मैंने बता दिया Abhijit कि ji, we are let's able to stick to speak the English and facts. I am comfortable. लेकिन हम हिंदी में ही बात करेंगे। देखिए 2 बातें हैं, ये जो NGO वाले केस लगाते हैं और डिटेल बताते हैं कि फला पार्टी में इतने अपराधी हैं, फला पार्टी में इतने अपराधी हैं। पहले तो ये अपराध और अपराधी की वर्गीकरण करना जरूरी है। देखिए मान लीजिए कि अभी मैं अपने आप को नेता मान लेता हूँ, तो मुझे सड़कों पर संघर्ष करना पड़ेगा लोगों का मुद्दा उठा करके, मुझे थाने में जाना पड़ेगा प्रदर्शन का, उस पर भी एक केस बन जाता है और वो सरकारी काम में दखल का ही मामला बनता है, बड़ा बड़ा टेढ़ा केस बन जाता है। और जिसका निजाम होता है ना, वो देशद्रोह का भी केस लगा सकता है। कई ऐसे सिविल सोसाइटी में काम करने वाले लोगों पर देशद्रोह का इल्जाम लगा हुआ है, लेकिन रियल में वो देशद्रोह ही नहीं है। अगर किसी का विरोध करना देशद्रोह है तो फिर इस देश में तो कोई रह ही नहीं सकता, हम बोल ही नहीं सकते। आपके चैनल पर मैं बोल रहा हूँ, इस पर भी देशद्रोह हो सकता है। देखिए क्या है कि हाँ, अगर कोई बलात्कारी है, कोई आदमी ने चोरी की है, कोई आदमी बहुत बड़ा घोटाला किया है, कोई आदमी इस प्रवृत्ति का है जिसको समाज में नहीं रहना चाहिए, वो संसद में क्यों है, ये एक वर्गीकरण होगा ना तो संख्या बड़ा कम हो जाएगा। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि उस सदन में बलात्कारी भी बैठा हुआ है, किडनैपर भी बैठा हुआ है, जिस पर किडनैप का केस है। तो इस चीज के अगर हम वर्गीकरण करेंगे तो ये जो लिस्ट आता है ना कि इस पार्टी में इतना 1000 अपराधी हैं, तो वो कम हो जाएगा। और देखिए उसमें सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग क्या, सबसे पहले तो हमको इस पर सजग रहना पड़ेगा। मैं क्यों वोट देता हूँ अपराधी को? अपराधी को बंदूक मेरे कंधे पर तो लगाए नहीं, अब तो बटन को अकेले ही दबाना होता है ना भाई अंदर। लेकिन हो क्या जाता है कि उसको हम रॉबिन हुड छवि बना देते हैं तो प्रोत्साहित होता है। राजनीतिक दल की मजबूरी है कि लोकतंत्र में संख्या बल बड़ा जरूरी है। संख्या बल होगा तभी वो सरकार में आएगा, और संख्या के लिए चुनाव जीतवाना जरूरी है। और जो अपराधी होता है ना वो जीत जाता है। यह जब तक इस पर चोट नहीं होगा तब तक ये चिल्लाते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपने पति को खड़ा करा देगा। अब हुआ क्या है कि मेरे ऊपर केस बन गया, मैं नहीं जा रहा। मेरी वाइफ तो बिल्कुल नीट क्लीन है, उस पर कोई केस ही नहीं है, लेकिन मेरी वाइफ नहीं लड़ रही है, मेरा औरा लड़ रहा है, मेरा ध्वंस लड़ रहा है, मेरा आतंक लड़ रहा है, और वाइफ सदन में है। इससे नहीं हो सकता। सरकारों को चाहिए कि ऐसा सुविधा दे, और सबसे ज्यादा जनता को चाहिए कि ऐसा माहौल दे। क्योंकि कानून में ये तो नहीं कर सकते कि मेरे अपराध की सजा मेरे पत्नी को मिल जाए, मेरे भाई को मिल जाए, मेरे पिताजी को मिल जाए। लेकिन अगर मैं अपराधी हूं तो मेरी पत्नी लड़ जाएगी, मेरा भाई लड़ जाएगा, मेरे पिताजी लड़ जाएंगे। ये सब चीज की रोक मैं ही लगा सकता हूँ बीइंग ए मतदाता। लेकिन जब से चुनाव हमारे देश में अडॉप्ट किया गया 1952 से, हर चीज पर जोर दी गई, लेकिन मतदाता अवेयरनेस पर आज तक कोई जोर नहीं दिया गया कि हमको वोट कैसे देना, संदीप मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन लोकतक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है और सीधे संदीप मिश्रा जी के पास जाते हैं। संदीप मिश्रा जी, मैंने स्टार्टिंग रिमार्क्स में ये कहा था कि कानून तोड़ने वाले कानून कैसे बना सकते हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जब पूरे देश की बात करें, असेंबलीज की बात करें, जब सैलरी इन्हांस की बारी आती है, अपोजिशन हो या सत्ता पक्ष हो, सब मिलकर के जो इसके हक में वो हाँ करे, सारे हाँ करते हैं अपनी सुविधा के लिए, बड़ा कंफर्टेबली ये कानून बनाते हैं। जैसे हम पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के सेक्शन 8 और 9 की बात करें, जिसको सजा है वो लड़ सकता है चुनाव, 2 साल से ज़्यादा 2 साल की सजा है।
लेकिन कोई इम्प्लाई है, अगर 2 दिन भी कस्टडी में रहता है तो उसकी नौकरी, ताउम्र नौकरी चली जाती है। संदीप जी। विनोद जी, एक कहावत है, आपने सुना होगा कि भगत सिंह सबको चाहिए लेकिन हमारे घर में पैदा ना हो, पड़ोस में, बिल्कुल पड़ोस में पैदा हो जी। तो यही चीज यहाँ भी है। और हिंदी में बात हो रही, मैं भी ठेठ हिंदी में ही बातें करूंगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। कि बस टिकट पॉलिटिक्स हो रही है और 5 सितारा पॉलिटिक्स हो रही है। दो मैं कह रहा हूं, दोनों को मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, थोड़ा सा आपका समय चाहूंगा। जी बिल्कुल, श्योर। अगर किसी को दिल्ली तक जाना है तो श्रीनगर से चलता है एक बस में, जम्मू में दूसरी बस पकड़ता है और अंबाला में तीसरी बस पकड़ता है और दिल्ली चला आता है। हो सकता है वाल्वो पकड़ ले, हो सकता है खटारा बस पकड़ ले, हो सकता है ट्रैक्टर ट्राली भी ले ले, लेकिन दिल्ली जाना सबको है और सूट सबको करता है। लेकिन बात यह है कि इस सब पे नकेल कौन कसेगा? इलेक्शन कमीशन के पास पावर नहीं है, या ये इलेक्शन कमीशन अपनी पावर जानता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी न्यायाधीश गण हैं, उनको भी थोड़ा पॉलिटिक्स से उलझने का मन नहीं करता है। बहुत कम जजेज होते हैं जो उलझना चाहते हैं। तो अगर यह मुद्दे उठ रहे हैं अश्विनी उपाध्याय जी के पिटीशन के चलते, तो हम तो कहेंगे एक इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म की बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि पिछले 5 साल से अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर कोई चीज हुई है तो 5 सितारा पॉलिटिक्स हुई है। ए और बी दोनों पार्टियों को ये सूट करता है। मैं नाम नहीं किसी का ले रहा हूं, मेरे भाई कोई नाराज ना हो। सभी को सूट करता है क्योंकि सरकार बनानी है, एन किन प्रकार बनानी है, चाहे जैसे बना लो भैया। लेकिन बात है करेगा कौन काम? फायदा तो दोनों पार्टियों को है। और कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? जो राजनीति में है, जो विधायिका के अंदर बैठा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कानून बना नहीं पाएगी, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन ही दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देगी तो उसके ऊपर अपील होगी, रिव्यू होगा, क्यूरेटिव होगा, और 5 साल 10 साल, और मान लीजिए कोई न्यायाधीश ऐसे आ गए जो प्रिय हैं तो वो तो कहेंगे हमारे कार्यकाल में इसमें तारीखें लगाते चले जाओ। तो बात यह है कि आप लोग दबाव बनाइए विनोद जी। अगर विनोद जी आप दबाव बनाएंगे, हमारे जैसे लोग बोलेंगे, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कहे भैया हम ही एक कमीशन बना दे रहे हैं। और ये जो मिश्रा जी, 1 मिनट आपको रोकूंगा। कई सियासी जमातें ऐसी भी होती हैं, कई सरकारें ऐसी भी हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पलट दिया था शाहबानो केस में। तब आप क्या करेंगे? हम तो आपका साथ दे रहे हैं, बिल्कुल हम आपके साथ खड़े हैं। इसीलिए ए और बी बोल रहा हूं। आपने साहबानो बोल करके एक भाई को नाराज कर दिया, नहीं, मैं को भी नाराज कर दिया। लेकिन दोनों भाइयों को सही कहिए तो ठीक करने की आवश्यकता है, सभी को ठीक करने की आवश्यकता है भाई। एक सिस्टम नीट एंड क्लीन बने, और हम तो कहेंगे मोदी सरकार ही एक कमीशन बना दे जिसमें सबसे पॉलिटिकल पार्टीज का सजेशन लिया जाए कि बस टिकट पॉलिसी जो हो रही है कि एक पार्टी से कूदा नहीं, पार्टी का संविधान तक नहीं पढ़ा भाई, और दूसरे दिन विधायकी का टिकट उनको मिल गया। अगर उनसे पूछ दो पार्टी के संविधान के किस सेक्शन में क्या लिखा है तो उनको तो यही नहीं पता। अरे कुछ तो पूछ लीजिए फाउंडर कौन है पार्टी का, ये नहीं बता पाएंगे लोग। तो भाई इतना तो कहिए कि जो लोग पार्टी में आ रहे हैं कम से कम 15 दिन उनको दीजिए संविधान पढ़ने के लिए। आपके वक्तव्य का अभिजीत जी जवाब देना चाहते हैं, वो बार बार कह रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो संदीप जी का। तो मिश्रा साहब, ऐसा है कि चलें, आपको शाहबानो की बात तो विनोद जी ने कही, अब उसके लिए उस समय पता नहीं, आप शायद मे बी काफ़ी साल पहले, तब तो आप नए नए लॉयर बने होंगे उस समय शायद आप, तो शायद उस समय आपने नहीं कहा होगा कि उसकी सराहना कर देनी चाहिए, कि शायद उनके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। लेकिन चलो मैं समझ सकता हूँ उन सब चीज़ों के लिए, लेकिन सराहना जिनकी होनी चाहिए उनकी होनी भी चाहिए मिश्रा साहब, मुझे लगता है। अगर इतनी देश से जो कानून की प्रणाली इस देश में चली आ रही थी उसमें जब बदलाव लाने की, क्योंकि अभी हमें समय ही 10 साल का मिला है, 60-70 साल जिनके पास था उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। हम उसके ऊपर जरूर बात करें, हमारे में भी अगर कोई खामी है हम कौन से कहेंगे कि हम बिल्कुल ही 101% ठीक है, हमें भी हो सकता है कोई 1-2% का फ्लॉ, लेकिन आप जैसे वरिष्ठ लोग या राकेश सिंह जैसे वरिष्ठ पत्रकार जब होते हैं तो कहीं ना कहीं हम इनसे पूछकर आगे बातों को लेकर चलते हैं। शायद इसी के फलस्वरूप आप देखें तो जो कानूनों को बदला गया, अंग्रेजों के समय के कानून को, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात की गई, भारतीय न्याय संहिता की बात की गई, भारत शिक्षा अधिनियम की बात की गई, इन सब चीजों का बदलाव लाया गया। मैं आपको मिश्रा साहब जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बताता हूं कि किस तरह से कानून से खेला गया और कांग्रेस के समय पर खेला गया। सिर्फ एक पार्टी ने नहीं, दूसरी पार्टी, अगर आपको याद होगा 1987 और 90s का
जो कश्मीरी हिंदूज का जीनोसाइड किया गया था, जो 3 सबसे बड़े लोग जो अपने मुंह से मानते थे, बीटा कराटे कहता था हाँ मैंने कश्मीरी हिंदुओं का कत्ल किया, और यासीन मलिक कहता था मैंने भी किया है, उन्हें 30 साल तक जिस पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी कुर्सियों के पीछे छुपा कर रखा, मिश्रा साहब उन्हें आप क्लीन चिट नहीं दे सकते। ना आप उन्हें क्लीन चिट दे सकते हैं जिनके प्रधानमंत्री ने अपने हाथ से ब्रेकफास्ट करवाया हो यासीन मलिक जैसे लोग को। तो दोनों पार्टियों में फर्क है, और फर्क छोटा मोटा नहीं मिश्रा साहब, जमीन आसमान का फर्क है। यह मानना पड़ेगा कि हमारे पास समय भी 10 साल ही हुए हैं, लेकिन इस देश के कानून को, ताकि आज भी जो विश्वास मिश्रा साहब पे है, जो विश्वास आपके कानून पर है कि 2 इंसान अगर आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं I'll see you in court, वो विश्वास लोगों का कायम रहना चाहिए। भले पॉलिटिकल पार्टीज का क्या, अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि सरकारें बनती बिगड़ती रहती हैं, पार्टियां आती जाती रहती है, पर देश रहना चाहिए, और देश हित में जो बात हो उसके लिए मिश्रा साहब भी खड़े रहेंगे, मैं भी खड़ा रहूंगा, राकेश जी भी खड़े रहेंगे, और हमारे सिंह साहब चाहेंगे खड़े रहना, इनकी पॉलिटिकल मजबूरी है, शायद वो नहीं खड़े होंगे। चलिए राकेश जी आपके पास आता हूं, लेकिन तेजस सिंह जी एडवोकेट हैं, ये कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, इनको अवसर नहीं मिला है। तेजस सिंह आप क्या कहेंगे? आए नए रिफॉर्म्स होने चाहिए, सुधार नहीं होना चाहिए? 100% होना चाहिए। मैं अप्रिशिएट करता हूं जो ये पेटिशन हुई है, इसकी बड़ी जरूरत है, और नेशनल लेवल पे कोई ना कोई ऐसा मतलब डायरेक्शन होनी चाहिए ताकि जो लोग दागदार हैं, जो लोग कन्विक्टेड हैं, उनको बिल्कुल इलेक्शनें लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर हम उनको इलेक्शनें लड़ने का अधिकार देते हैं तो यूजुअली जो क्रिमिनल इससे बैकग्राउंड से आते हैं वही लोग जीतते हैं, और जीतने के बाद वो कानून बनाने वाले बन जाते हैं। तो आप बताएं कि ऐसे हालात में ये मुल्क कहां तक तरक्की करेगा? मैं तो ये कहूंगा, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, मैं कहता हूं कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस चीज के लिए सबको एक होकर कहना चाहिए कि नहीं जी, इसमें बदलाव आना चाहिए। ये जो 2 धाराएं जो हैं जिसको चैलेंज किया गया है, इनमें जो फला है उस फला को दूर करना चाहिए, इसकी अजहद जरूरत है। और हर ज़ेहोश पार्टी इस चीज के साथ है कि सुप्रीम कोर्ट को बाज़ाब्ता इलेक्शन कमीशन और सरकार से जवाब लेने के बाद बाज़ाब्ता इस पे एक डायरेक्शन देनी चाहिए, उसकी बड़ी जरूरत है। चलिए 1951 से बना हुआ है कानून है, इस बार भाजपा से ताल्लुक रखने वाले अश्विनी उपाध्याय ने PIL दायर की है, लेकिन कांग्रेस को इसकी कभी याद नहीं आई। मैं सीधे चलूंगा परमार साहब के पास। राकेश जी आप कुछ कहना चाहते थे? सबसे पहले तो अश्विनी उपाध्याय जब दायर किया था उस वक्त भाजपा में नहीं थे, वो अन्ना आंदोलन थे, केजरीवाल के साथी थे, उस वक्त का दायर किया हुआ है, तो गलत है। जब आंख खुली तभी सवेरा, जब आंख खुली, अभिजीत जी का कहना जब आंख खुली तभी सवेरा, अच्छे लोग यहीं आ जाएंगे। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ वो अलग बात है। देखिए 2-3 चीजें इस देश में बड़ा दुर्भाग्य है, वो आम जन नहीं समझ पाता। सबसे पहला इस देश में जो रिफॉर्म पे जोर है कि जो लोग संवैधानिक सीट पर हैं, जैसे मैं नाम ले लेता हूँ कि भाई सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज साहब को आसन से सिंहासन चाहिए, वो आसन से उतरे और राज्यसभा में और मंत्री बन गए, तो उनका सारे निर्णय पर निर्णय लेना पड़ेगा कि वो किस उद्देश्य से ले रहे थे। यह जरूरी है। चुनाव आयोग आज है, वो चुनाव यहाँ से हटा और वहां जाकर के सटा, तो फिर वो कहते ऐसे नहीं पहले से फील्डिंग कर रहा था। अपराधियों को रोकने का एकमात्र तरीका है कि संविधान को दोबारा लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे सरदार जी खड़ा हो जाएंगे कि नहीं नहीं तो अपना RSS का संविधान लगा रहे हैं। नहीं, मान लीजिए मैंने पहले क्या कहा था कि मेरे पर 302 लग गया है, मेरी पत्नी खड़ी हो जाएगी, मेरे बंदूक आगे किसकी हिम्मत है चुनाव में आकर वोट देने के? भाई तो यह कब तक रोकेंगे? अपराधी को रोक देंगे। मान लीजिए बात सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय वाला मामला मान लिया जाता है, तो कहेगा कि भाई कोई अपराधी चुनाव नहीं लड़ेगा, तो क्या अपराधी नहीं आएंगे इंडिया दूसरे डोर से? इसका क्या उपाय है? मैं फिर बार बार कहता हूं, मेरे देश में एक ही समस्या है, मतदाता जागरूक अभियान। और चुनाव आयोग कुछ नहीं, बैनर पब्लिक लगा कर सीधी समझ लेता है, राजनीतिक दल के लोग भाषण देकर समझ लेते हैं। जब तक इस देश में 2-3 सुधार तो हो ही सकता है कि भाई संवैधानिक सीट वाला आदमी नौकरी के बाद पेंशन ले, ना पेंशन ले तो बच्चों को खिलाए पिलाए, बच्चों को पढ़ाई लिखाए, किसी राजनीति में ना जाए, सख्त निर्णय लिया जाए, तो उसका निर्णय वायस नहीं होगा। दूसरा यह निर्णय लिया जाए कि भाई आप आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े, और जब आम आदमी की बहुमत नहीं मिली तो कांग्रेस में चले गए। आपकी रातों रात कैसा सोच बदल जाता है, क्योंकि जो आदमी भाजपा में जाता हो तो दोनों 2 ध्रुव है भाई, एक दूध है जो तेजाब है। अगर कोई भाजपाई होगा वो कैसे कांग्रेसी हो सकता है? यह विचार जब तक निर्णय लो कि अगर तू भाजपाई है तो कम से कम उस चुनाव भर तो रहो भाजपाई, उसके बाद कांग्रेस बन। मिड चुनाव में तभी जाकर के हॉर्स ट्रेडिंग जैसा शब्द का इजाद हुआ है। तो आप पहले छोटे छोटे स्टेप लीजिए,
बड़ा स्टेप मत लीजिए। एक हंसी के साथ बंद करता हूँ, नेताजी कुछ कहेंगे। वो एक कॉमेडी कलाकार है शर्मा जी, उन्होंने कहा था कि घर में झगड़ा ना हो इसलिए हम 2 मुद्दा किए हैं। बड़ा मुद्दा मैं निर्णय लेता हूँ, छोटा मुद्दा मेरे पत्नी। छोटा मुद्दा मतलब तनख्वाह कमाई का खर्चा वो देखे और तो बम बनाने का मैं देखूं। तो ये कॉमेडी नहीं हो रहा है। बड़े स्टेप के पहले छोटा स्टेप लीजिए। अभिजीत जी, राकेश जी, अभिजीत जी जवाब देंगे। मैं राकेश जी मिश्रा जी के पास भी आऊंगा। देखें, अगर आप इतिहास में जाएंगे, अगर आप सनातन को भी प्रॉपर्ली समझते हैं, तो मुझे लगता है कि सुधरना और सुधरते सभी हैं। कहाँ पर डाकू वाल्मीकि मरा मरा करता करता राम राम करना शुरू हो गया। अगर कोई आना चाहता है भारतीय जनता पार्टी में और यहाँ आकर अगर वो अपने आप को वो पुराने पाप अगर धोना चाहता है और उसका कोई ऐसा पाप नहीं है जो धुल ना सके, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास हम किसी को मना कर देंगे। और ऐसा मना कर देंगे तो देश कैसे सुधरेगा? क्योंकि पुरानी कैबिनेट के जितना सिस्टम आपका रहा है कांग्रेस के समय का, तो 60-70 साल तक तो वही सिस्टम। अगर अब लोग अगर अपने आप को बदलना चाहते हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं, बाकी मतदाता की जहां तक आप बात करते हैं परमार साहब, मतदाता बहुत समझदार हो चुका है। ये मतदाता वो नेहरू जी के समय का या उस समय का मतदाता नहीं है जिसने देख लिया कि सिलेक्टेड प्रेसिडेंट ही सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन गया, किसी ने कुछ नहीं बोला। उसी तरह से जब राजीव गांधी को बनाया गया तब भी किसी ने कुछ नहीं बोला। आज वो चीजें बदल चुकी हैं। आज अगर आपको यही 148 करोड़ का मुल्क जब तीसरी बार आपके हाथ में बागडोर देता है, तो वो मतदाता समझता है कि मेरा देश किस तरफ जा रहा है और मेरे देश का हित किस में है। तो मुझे लगता है इन सब चीजों पर जब हम कटाक्ष करेंगे, कांग्रेस की तरह ईवीएम पे कटाक्ष करेंगे, किसी चीज पे कर्म करेंगे, तो अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था, कुछ लोगों को कुछ देर तक, बहुत सारे लोगों को बहुत देर तक, लेकिन हमेशा के लिए सबको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। वरना अरविंद केजरीवाल जी आज फिर से तीसरी बार यहां पर चीफ मिनिस्टर बने होते और जिस तरह से उन्होंने कैंपेनिंग की थी, लोगों को कहा था अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मैं फिर से अंदर हो जाऊंगा। वो अपू सिंह जी चले गई उनकी प्रवक्ता। तो सोचिए, वो बटन दबाने से, जो आपने काम किए उसके कारण आप वापस अंदर जाओगे। बटन दबाने से देश का कानून सेटल नहीं होता। चलिए संदीप मिश्रा जी, वाकई में अब ये मुद्दा उठ गया है कि हमें साक्षरता दर बढ़ना चाहिए, वोटर जागरूक होना चाहिए, क्योंकि अभी भी 543 में से 251 सांसदों पर कहीं ना कहीं आपराधिक मामले हैं और 4732 पूर्व एमएलए या एमएलए पर मामले चल रहे हैं। अगर वोटर बड़ा विवेक वाला होता तो शायद सोचता कि आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को अपना नेतृत्व नहीं सौंपा जाए। क्या कहेंगे मिश्रा? देखिए, राकेश सिंह परमार जी ने हमारी बात को आगे बढ़ा दिया। मैं इस बात का उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि राकेश जी का धन्यवाद ले लीजिए मिश्रा जी का। हाँ, क्योंकि मैं इन बातों को कहना चाहता था कि आपको स्टूडियो में बैठे विनोद जी, आपको भी मैं धन्यवाद दे रहा हूं जी जी, क्योंकि जो मुद्दा उठ रहा है ये हम ही आप उठाएंगे। पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी कभी नहीं उठाएगी। और जो बड़ा बात कहा उन्होंने कि भाई संविधान तो पार्टी का पढ़िए, कम से कम इतना मौका तो दीजिए। आज कह दे कोई भी, पार्टी ए पार्टी बी में से कोई भी कह दे कि हम इतना मौका देंगे तब अगले को टिकट देंगे, आज यहां कह के जाए तो मैं इनको सैल्यूट करता हूं। आज स्टूडियो से आपके कह दें कम से कम 15 दिन में अगर संविधान पार्टी का पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तभी हम टिकट देंगे। या 3 ही दिन बाद दीजिए, 4 ही दिन भी, अरे भाई शाम को मेंबरशिप ली, सुबह टिकट मिल गया, इतना तो मत करिए। इतने जल्दी विचार परिवर्तन नहीं होता है। कम से कम संविधान पढ़ के विचार परिवर्तन हो तो ठीक है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कह रहा हूं कि मैं भी राइट विंग का व्यक्ति हूं, राष्ट्रवादी हूं और संघ की तरफ मेरा झुकाव पूरी तरह से है। कोई तीसरा मुझे कहे या मैं नहीं बड़ी बात संदीप जी ने कह दी है। लेकिन मिश्रा जी, इसमें एक चीज बात आती है ना, वहां हमें आपको मिश्रा जी एक चीज ऐड करना चाहते हैं। एक बात मैं इसमें कहना ऐड करना चाहते हैं। राइट विंग या लेफ्ट विंग की बात नहीं है, बात ये आती है कि देखिए क्वालिफिकेशन वही है, जिससे आपके केस में BA LLB MA LLB और कुछ क्वालिफिकेशन है। कुछ बेचारे हाई कोर्ट ऊपर नहीं जा सकते, आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। बस यही फर्क है आपके करने में, फर्क है आप किस तरह से कौन सी पार्टी। संदीप जी कंटिन्यू कीजिए संदीप जी। देखिए, एक इलेक्शन रिफॉर्म की आवश्यकता है, राइट, सुप्रीम कोर्ट को, बिल्कुल। और जब तक मीडिया का दबाव नहीं बनेगा, सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को हल्के में पता चलेगा। 2-3 तारीख लगेगी, तब तक तो एक्साइटमेंट रहेगा, फिर ये मैटर भी लंबा खिंचता चला जाए। आखिर 16 से मैटर पेंडिंग है भाई साहब, 2016 आज ही क्यों चर्चा हो रही है? अगर आप लोग प्रेशर बनाएंगे तो डे टू डे 40 दिन के अंदर सुनवाई करके खत्म करेंगे इस मामले को। इलेक्टोरल बॉन्ड पे अगर सुनवाई हो सकती है रोज, चंडीगढ़ मेयर पे सुनवाई हो सकती है रोज, कलकत्ता के मैटर पे सुनवाई हो सकती है रोज, तो इस पे भी करिए। अगले लोकसभा के पहले एक ऐसा सिस्टम कर दीजिए कि जो 5 सितारा पॉलिटिक्स हो रही है बंद हो जाए। जी, क्या आपको लगता है तेजा सिंह जी,
ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल इसको जो मतलब कुछ संदीप जी ने कहा कि इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए, क्योंकि मीडिया भी कभी कभी वो चमक धमक के सामने आंखें बंद कर देता है। अगर वो ना करे, मुल्क की मजमूई तरक्की और फ्यूचर को मद्देनजर रखकर मीडिया इस बात के लिए संघर्ष करे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारा उच्चतम न्यायालय है उसमें बड़े जीश होश जज साहिबान बैठे हैं, और जिस वक्त वो समझेंगे कि मीडिया भी ठीक है, ये ऐसा विषय है कि जैसा संदीप जी ने कहा कि ऐसे विषय में पार्टियां कुछ खामोश हो सकती हैं, लेकिन जो मीडिया है और मीडिया की बाकी जो एजेंसियां हैं वो इसमें ऐसा रोल प्ले कर सकती हैं ताकि इस मसले पे सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा डायरेक्शन लेकर आए जिसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। और अगर ये ना हुआ, बाकी ये मैं मानता हूँ हर पार्टियों से गलती होती है, दूध का धुला कोई भी नहीं है। जिस तरह अभी मेरे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर कोई परिवर्तन करना चाहता है हमारे पास आता है तो हम उसको वेलकम करेंगे और उसकी वो मनोकामना पूरी करके उसका वजूद जो है वो सारे पाप धुल जाएंगे। बिला शक इन्होंने किया भी है और करते भी रहेंगे, वो बिला शक पार्टी के लेवल की बात है। लेकिन जहाँ तक देश की बात, मैं वीर जी को कुछ कहना चाहूंगा। जी हाँ जी, हाँ जी, मैं वीर जी को ये कहना चाहता हूँ मीडिया के प्रश्न पर कि 1952 से लेकर के अब तक जितने देश के घोटाले एक्सपोज हुए हैं वो सब मीडिया ने किया है। नहीं, मैं मानता सबसे हूँ पहला मीडिया मैंने ये पर्सनालिटी, वीर जी मेरे को सुन लीजिए, सबसे बड़े मीडिया पर्सनालिटी इंदिरा गांधी जी का पति पंडित जवाहरलाल नेहरू के दामाद सबसे पहली बार महिंद्रा जी घोटाला उठाया था, वो पत्रकार ही थे। जान लीजिए वो वकील भी थे और पत्रकार भी थे। मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ, मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ। मैं कहता हूँ इसी कोई राजनीतिक दल नहीं उठाया आज तक। इसी किस्म का रोल आज भी, इसी किस्म का रोल आज भी मीडिया से एक्सपेक्टेड है। हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया इसी किस्म का रोल है आज करेगा। परमार साहब इन्होंने सारा बोझ हम पर डाल दिया, मुझे और आप पर डाल दिया है। ये तो बड़ा अच्छा है कि आप पर, इनका काम बड़ा अच्छा है कि विनोद जी आप पर बोझ डाला है। आपको कम से कम ये 74-75 नहीं है, वरना आप इस समय सवाल जेल के अंदर से पूछ रहे होते हैं कि इंदिरा गांधी जी वहां होती और हमें से लगी होती। जी मिश्रा जी, आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट होती है, यानी हमने देखे हैं कहीं सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो बाद में उनको एडजस्ट किया जाता है राजनीतिक तौर पर, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का बेंच फैसला लेने में कतराता है शायद हमारी भी एडजस्टमेंट, राजनीतिक एडजस्टमेंट हो जाए। तो वो ऐसा हुआ है। जी जी, क्या कहेंगे मिश्रा जी? देखिए, यह लोकसभा के पटल पर ऑन रिकॉर्ड है। अरुण जेटली साहब ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, या किसी का नाम नहीं उन्होंने लिया, सिर्फ यही कहा कि न्यायाधीश का जो जजमेंट होता है वो प्रभावित होता है कि मुझे रिटायरमेंट के बाद क्या करना है। राइट। तो रिटायरमेंट के बाद कुछ पाने की जो उम्मीद होती है वो रिटायरमेंट के पहले के फैसलों को प्रभावित करती है। तो यह ऑन रिकॉर्ड है, ये अरुण जेटली जी का संसद में दिया हुआ बयान है। तो और इस चीज को हम स्वीकार भी करते हैं, क्योंकि जब सामने दिखता है कि कोई, अब फैक्ट सब आपके सामने है, मैं नरेट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि कई लोगों को ऑफेंड कर सकती है, लेकिन ये बात सही है और ये सारी चीजें देखनी है कि आने वाले समय में इलेक्टोरल रिफॉर्म पर सुप्रीम कोर्ट कितनी सख्त हो सकती है। अगर सख्त होती है तो माना जाएगा कि जरूर कुछ काम हुआ, अदरवाइज ये आदिवासी कहेंगे कि 2-3 तारीख मीडिया की खबरें बनेगा, फिर तो मैटर ठंडे बस्ते में चला जाएगा। मिश्रा जी, इस एक चीज देश में है, अपने आप राज्यसभा सदस्य को जज बनाया गया है भाई, राज्यसभा सदस्य को जज बनाया गया है। अब जजों की क्या कैपेसिटी और क्या इज्जत है बताने की जरूरत नहीं है। मैं माफी के साथ कहूंगा, कोड ऑफ कंडक्ट ना लग जाए। सीधे राज्यसभा से रिजाइन करा के जज बनाया गया। हमने बहुत कुछ देखा है, सुना है। संदीप जी, आप अपने अनुभव का पूरा फायदा उठा रहे हैं, सब कुछ कह भी दे रहे हैं, लेकिन एहसास भी नहीं होने दे रहे हैं। ए बी सी भी बातें बोल रहे हैं, आप सब कुछ बोल रहे हैं, फिर भी बाद में कह देते हैं मैं किसी को पर्टिकुलरली किसी का नहीं बोल रहा है। ये आपकी काबिलियत है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को भी अपने कदम उठा करके इसी तरह स्पष्ट करना चाहिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं।
सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिम्मेदारी है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसे सेशन हुए थे टीएन सेशन, इसी तरह आने वाले किसी इलेक्शन कमिश्नर को अपनी पावर्स को जो है दिखाना होगा जनता के बीच कि हमारे पास पावर क्या है। नहीं तो एक बात बताइए, मैं छोटा सा ऐड कर रहा हूं, थोड़ा सा 25 सेकंड लोगों से, कि क्यों बार बार ईवीएम को ब्लेम कर दिया जाता है, इलेक्शन कमिश्नर को ब्लेम कर दिया जाता है, जब इलेक्शन कमिश्नर 3 बॉडी मेंबर्स बॉडी है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अकेले कोई फैसला नहीं ले सकता। इलेक्शन कमिश्नर मेरा सलाह है, 2-1 बार लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले सवाल उठाते हैं या लोकतंत्र में लोगों का विश्वास कम करने वाली बयान देते हैं, तो इस पे इलेक्शन कमीशन का मौन रहना ठीक नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर की पावर सुप्रीम कोर्ट की जजों के बराबर की पावर है। आर्टिकल 324 को उनको और व्याख्या करने की आवश्यकता है और सुप्रीम कोर्ट को भी बताने की जरूरत है, राजनीतिक दलों को भी बताने की जरूरत है कि इलेक्शन का मामला जहां तक है, डेमोक्रेसी का जहां मामला है, इलेक्शन कमिश्नर के पास पूरी क्षमता है इस व्यवस्था को ठीक करने की। तेजा सिंह जी, हमारी बदकिस्मती का जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में मिश्रा जी और परमार साहब, आपको बताऊं यहाँ के बहुत सारे चीफ सेक्रेटरी अपर हाउस में गए हैं, फिर वो कैबिनेट मिनिस्टर भी बने हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस पर रोक लगनी चाहिए। तेजा सिंह जी, आप चाहते हैं जो पॉलिटिशियंस जो ब्यूरोक्रेट है वो एटलीस्ट उस पर राजनीति में आने की अनुमति नहीं होनी चाहिए? देखो, ये बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है। कई ऐसी मिसालें हैं जो ब्यूरोक्रेट रहे हैं, टॉप एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं और उन्होंने अपने दौरे काम करने के ज़माने में जो कुछ अनायतें की हैं सियासी पार्टियों पे, वो चाहे मेरी पार्टी हो या डॉक्टर साहब की पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, और उन अनायतों का फल फिर किसी न किसी रूप में उन लोगों को दिया गया, और ऐसी मिसालें हैं, उससे आंखें बंद नहीं की जा सकती हैं। और मैं कहता हूं कि इस पर भी संजीदगी के साथ अंकुश लगना चाहिए और इसमें लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। और ख़ास तौर पे मैं वकला हजरात को थ्रू आउट इंडिया ये अपील करता हूं कि जितने भी वकील हैं उनका एक बहुत योगदान हो सकता है अगर वो इन बातों के लिए, किसी भी मसले के लिए जब वो यूनाइटेड होते हैं तो अपनी बात मनवा लेते हैं। ऐसे बातों के लिए भी हिंदुस्तान के वकला हजरात को सामने आना चाहिए और अपना योगदान जो है वो देना चाहिए, जिससे एक साफ और शफाफ माहौल जो है वो पैदा किया जा सके। ना तो ब्यूरोक्रेट्स इमीडिएटली रिटायरमेंट होने, यहाँ तक कि कूलिंग पीरियड भी उनको नहीं दिया जाता है। अभी उनकी वो कुर्सी गर्म ही होती है, उनको दूसरी एजाज दिया जाता है। तेजा सिंह जी, आप तो रहने दीजिए ना, बीआर कुंडल की नौकरी अभी बची हुई थी, आपने सीधा कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। मैंने जनाब आपको ये कह दिया, मैं मान रहा हूँ इस किस्म की बातें मैं कहता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। इन फ्यूचर इस पे अंकुश तो लगना चाहिए ना जी। अभिजीत जी क्या कहते हैं, चुनावी सुधार होना चाहिए, रिफॉर्म्स, इलेक्शन रिफॉर्म्स देखिए, अनिवार्य है। मुझे लगता है जो 60-70 साल तक नहीं हुआ, जैसे मैंने अभी कानून में बदलाव की बात की, तो काफ़ी चीज़ें, इतना बड़ा बैकलॉग है पिछले इतने सालों का, क्योंकि कभी इस तरफ जो उस समय की सरकार रही है और एक ही सरकार रही है इतने साल तक इस देश के अंदर, उन्होंने कभी इस ओर अगर गौर फरमाया होता तो चीज़ें काफ़ी बदल जाती। अब ये है कि हमने खासकर 2014 के बाद सभी कुछ ही हमने देखा है, वो जीडीपी, फिर 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था, फिर 25 करोड़ लोगों को गरीबी से उठाना, ये सारे के सारा इतना बैकलॉग था पीछे से, जो मुझे लगता है अब कहीं जाकर हमने उसको क्लियर किया है। तो इसे लगता है काफ़ी कुछ है जो होने वाला है। इसमें काफ़ी लोगों के सुझाव रहेंगे, मिश्रा साहब जैसे लोग रहें, परिहार साहब जैसे जो लोग रहें, इनको सभी अपने जो सुझाव देने चाहिए, क्योंकि हम तो ये लगता है सबका साथ सबका विकास में यकीन करते हैं कि सभी लोगों को आगे लेकर चलेंगे, तभी ये देश 2047 में विकसित भारत बन सकता है। चलिए, समय कम है, परमार साहब से भी 1 मिनट चाहूंगा और मिश्रा जी से भी 1 मिनट चाहूंगा। कब तक ऐसे लोगों को अंकुश लगाया जा सकता है जो कानून तोड़ने वाले कानून बनाते हैं? एक पहले राकेश सिंह, समय का अभाव है। सबसे पहले तो उससे पहले जरूरी है कि हमारे राजनीतिक दलों को यह कसम लेना पड़ेगा कि हम घूस देकर वोट नहीं खरीदेंगे। 4 किलो चावल 5 किलो आटा देकर के वोट, जो रिश्वत से वोटें खरीद रहे हैं, तो सारा जड़े खराब है, जड़े में तेजाब पड़ा हुआ है, तो लोकतंत्र बढ़िया कैसे होगा? वो रहे नहीं, और दूसरी वो रहे नहीं, त्योहार चले वापस जा रहे हैं। कोई नेता यह नहीं कह सकता कि मैं अपराधी हूँ, जेल जाने के बाद भी कहता कि गलत फंसाया गया है, तो उससे पहले यह होगा कि उसको बोर्ड से बहिष्कृत किया जाए। नेता मानेगा। मिश्रा जी 1 मिनट में आपका। देखिए,
देखिए, क्रिकेट के खेल में कहते हैं ना, खेल में सब कुछ जायज होता है, तो राजनीति भी एक खेल है, इसमें सब कुछ जायज है, नथिंग इज रॉन्ग। लेकिन रेफरी को तो नियम बनाने पड़ेंगे ना, रेफरी को तो देखना पड़ेगा ना चीजों रेफरी को। बिल्कुल बिल्कुल। मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, परमार साहब आपका भी, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत मेरी तरफ से भी मिश्रा जी और परमार साहब को साधुवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।